दूध उपयोगी है, किंतु एक दिन के लिए ही फिर वह खराब हो जाता है। दूध में एक बूंद छाछ डालने से वह दही बन जाता है और वह 2 दिन और टिकता है। दही का मंथन करके मक्खन बना लिया जाए तो यह 3 दिन टिकता है। मक्खन को उबालकर घी बनता है तो फिर घी कभी खराब नहीं होता है। एक ही दिन में बिगड़ने वाला दूध में कभी नहीं बिगड़ने वाला घी भी छिपा हुआ है। इसी तरह आपका मन भी अथाह शक्तियों से भरा हुआ है, उसमें कुछ सकारात्मक विचार डालो, अपने आप को मथो अर्थात चिंतन करो, अपने जीवन को और तपाओ, तब देखना आप कभी हार नहीं मानने वाले सदाबहार व्यक्ति बन जाओगे। तो हम अपने आप में क्या छुपा हुआ है यह आदमी नहीं जानता है। यह जानने के लिए उसे अपने अंदर छुपे हुए घी को निकालना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनंत आकाश मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम कुछ प्रेरक प्रसंग और कहानियों के माध्यम से जीवन के यथार्थ को समझने की कोशिश करते हैं। जीवन का जो यथार्थ हमें सामान्य कठिन भाषा में समझ में नहीं आता है, कहानी और प्रेरक प्रसंग के माध्यम से आसानी से समझ में आता है और हमें वह एक ऐसी शिक्षा दे जाता है जो हमें वैसे नहीं मिल पाती है। एक छोटा सा प्रेरक प्रसंग है, झूठी माँ। एक 8 साल के बच्चे की माँ मर जाती है तो उसका बाप दूसरी शादी कर लेता है। एक दिन वो बाप अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और पूछता है कि तुझे तेरी नई माँ और पुरानी माँ में क्या फ़र्क नज़र आता है। लड़का बहुत ही मंद स्वर में कहता है, मेरी पुरानी माँ झूठी थी और नई माँ सच बोलती है। लड़के का जवाब सुनकर आदमी हक्का बक्का रह गया और उसने पूछा, जिस माँ ने तुझे जन्म दिया और पाल पोस कर इतना बड़ा किया, वो तुझे झूठी और कल की आई हुई औरत तुझे सच्ची कैसे लगती है? लड़का बोला, मेरी पुरानी माँ हमेशा कहती थी तू अगर तू मस्ती करेगा तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। फिर भी मैं खूब मस्ती करता, इसके बावजूद भी वो मुझे सारे गांव में से ढूंढ कर लाती थी और मुझे अपने हाथ से खाना खिलाती थी। और मेरी नई माँ भी यही कहती है कि अगर तू मस्ती करेगा तो मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी। और आज मैं सच में 3 दिन से भूखा हूँ। तो दोस्तों, पिताजी यह बात सुनकर हक्के बक्के रह जाते हैं। तो ये जरा सी कहानी प्रेरक प्रसंग हमें कितनी बड़ी सीख दे जाती है, यह हम सोचने पर हम मजबूर हो जाते हैं। एक प्रेरक प्रसंग है जिसका शीर्षक है प्याऊ। आसमान से आग बरस रही थी, ऐसे में अधिकांश लोग घरों में रहने को मजबूर थे। सुबह के तकरीबन 11 बजे जब रमेश ने दरवाज़ा खोला तो फिर से उसके घर के बाहर वही बुजुर्ग महिला अपनी रेहड़ी लगाए हुए खड़ी थी। तो रमेश ने कहा, अरे फिर तू यहाँ आ गई, मना किया था तुम्हें यहाँ आने को, पता नहीं कब सुधरेंगे ये लोग। और चलो यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और चलते बनो। रमेश गुस्से में आकर बोला, लागाने दोनों बाबूजी, आपके कोने का मकान है, कॉलोनी में आने जाने वाले लोग इस मोड़ पर जरूर आते हैं। मैं यहाँ बैठकर 2 पैसे कमा लूँगी। उस उम्र में घर में मेरे कोई कमाने वाला नहीं है, मैं ही बची हूँ। घर वाला तो पहले ही ख़त्म हो गया और इस महामारी में बेटा बहू दोनों बच्चे हैं, उनकी परवरिश को इस बुढ़िया को कमाने दो, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। देखो तुम, रमेश कहता है, देखो तुम अच्छे से समझता हूँ, तुम जैसी नौटंकी करके छायादार पेड़ और प्याऊ पीने का प्याऊ बनाकर मैंने गलती मोल ले ली। ऐसा न कहो बाबूजी, ये तो बहुत नेक काम किया है आपने। किसी प्यासे को पानी में लाना और 2 मिनट छाया में रुकने के लिए इतना छायादार पेड़ लगाकर आपने तो बहुत अच्छा पुण्य का काम किया है। मुझे नहीं पता है कि ये मक्खनबाजी नहीं चलेगी, हटाओ यहाँ से वरना पुलिस को बुलवाऊंगा। अभी रमेश बुजुर्ग पर बिलख रहा था कि उसके बेटे ने आकर कहा, पापा पापा, राजू अंकल जी का फोन है। ओह राजू, चल चल जल्दी, कहते हुए रमेश तेजी से अंदर की ओर भागा और फोन उठाकर, हाँ जी
अच्छा जी, ज़रूर जी, पक्का शाम को मिलते हैं, नमस्ते। फ़ोन किसका था? रमेश ने पूछा। अरे वो राजू भाई बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और बड़ा लाखों का बिजनेस करते हैं, यहीं पास ही में एक बड़ा सा घर लिया है उन्होंने। अपने बिरजू भैया है ना, उन्होंने ही मिलवाया था एक बार। एक बार दोस्ती बढ़ाई है उनसे, अगर वो हमारे यहाँ से कच्चा माल लेने लगेंगे तो हमारी तो बहुत ही बल्ले बल्ले हो जाएगी, मैं भी लाखों में खेलने लगूंगा। हाँ, शाम को घर पर बुलाया है, कह रहे थे कि पूजा रखवाई थी, प्रसाद लेते जाइएगा और घर भी देख लीजिएगा। अरे भाग्यवान, मैं तो बहाना ढूंढ रहा था वहां जाने का। बिरजू भैया बता रहे थे कि आलीशान बंगला बनाया है उन्होंने। अच्छा है, ठीक है, तो चलते हैं आज शाम को। शाम को दोनों पति पत्नी अपने बेटे के साथ उस पते पर पहुंच गए। वहां जाकर देखा तो तकरीबन सभी घर बढ़िया आलीशान बने हुए थे। दोनों की आंखें फटी हुई थी। तभी वह ठीक पते पर पहुंच गए। वहां के मकान बंगले को देखकर दोनों ही मन मुस्कुरा रहे थे, मगर उस गली और राजू भाई के शानदार बंगले के बाहर सब्जी बेचने वालों का हुजूम देखकर दोनों का मुंह बन गया। बंगले के एक कोने में उन्होंने उसके दरवाजे पर खड़ी होने वाली वही बुजुर्ग महिला भी अपनी रेहड़ी लगाए बैठी हुई थी। रमेश ने नेम प्लेट पर नजर डाली और बुदबुदाए, घर तो यही है, घंटी बजाते हैं। घंटी बजाते ही नौकर आया, उन्हें आदरपूर्वक अंदर ले गया। अंदर तरह तरह के कीमती पेंटिंग्स, सजावट के महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स, मुंह से बस वह निकल गया। नमस्कार रमेश जी, भाभी जी। राजू भाई ने आते ही अभिवादन किया और पूछा, मकान ढूंढने में कोई मुश्किल तो नहीं हुई? दरअसल हफ्ते भर पहले ही इसमें आए हैं, कहिए कैसा है? नहीं भाई साहब, मुश्किल तो नहीं हुई, सब कुछ बहुत अच्छा है, पर हाँ एक बात अच्छी नहीं लगी। क्या? राजू भाई ने हैरानी से पूछा। यहाँ की इतने सुंदर घर के बाहर ये गांव का बाजार। रमेश का स्वर अटका तो राजू भाई ठहाकर हंस पड़े। अरे भाई, ये गांव का बाजार नहीं है, यही के गरीबों की रोजी रोटी का बंदोबस्त है। मुझे ईश्वर ने घर के बाहर इतनी खुली जमीन दी है, तो क्यों ना पुण्य कमाओ। मेरा भी कुछ भी जाता नहीं है, इन लोगों का पेट भर जाता है, दुआएं मिलती हैं सो अलग। रमेश और उसकी पत्नी राजू भाई को बड़ी हैरत अंग्रेज नज़रों से देख रहे थे। अरे भाई, ऐसा क्या देख रहे हो? जो लोग प्यासे लोगों के लिए प्याऊ बनवाते हैं ताकि उनके लिए प्यास बुझ सके, पुण्य कमाने के लिए अच्छा है, मगर वो बस गर्मी में ही काम आता है। ये लोग जरूर गरीब जरूर हैं, मगर मेहनती है। दो वक्त की रोटी कमाने के लिए सुबह से मंडी जाकर जाते हैं, सब्जी लाते हैं, फिर बेचते हैं। मेरे भाई, ऐसे में ये हमारे घरों के बाहर कुछ वक्त रुक कर बेचते हैं तो बुराई क्या है? अच्छी बात बताऊं, सबकी तरह हमें भी अच्छी और ताज़ी सब्जियां मिल जाती है। और मेरे दोस्त, कर भला तो हो भला कहकर पत्नी द्वारा बना कर लाई गई चाय वह सर्व करने लगा। वहीं रमेश और उनकी पत्नी दोनों शर्मिंदगी से एक दूसरे की ओर देखने लगे। सोच रहे थे देखकर सोच रहे थे, खाली मटके रखने से प्याऊ नहीं बनाऊं। प्याऊ तो बनाता, लेकिन निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए बनाना चाहिए था। अब से वो भी प्याऊ का दिखावा नहीं करेंगे, बल्कि वो भी राजू भाई की तरह ही निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे और किसी को अपने मकान के मोड़ पर रुककर सब्जी बेचने से नहीं रोकेंगे। यह सोचते वह मुस्कुरा उठे। तो इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि जहाँ भी हमें पुण्य कमाने का कोई सा भी अवसर मिले, हमें किसी की सहायता करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। हर आदमी किसी न किसी रूप में, गरीब हो चाहे अमीर हो, वह किसी न किसी रूप में आपको आपके द्वारा किए गए परोपकार से आपको वह आशीर्वाद देता है और आपको पुण्य कमाने का अवसर मिलता है। तो दोस्तों, ये थी एक प्रेरक प्रसंग जिससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। ऐसे ही प्रेरक प्रसंगों के माध्यम से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। एक और प्रेरक प्रसंग है कालिदास जी, जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम नाम से
बहुत बड़ी रचना की। महाकवि कालिदास जी बहुत बड़े कवि थे, लेकिन उनके ऊपर एक प्रेरक प्रसंग है। सरस्वती माता जी उनकी परीक्षा ले रही है। कालिदास जी बोले, माते पानी पिला दीजिए, बड़ा पुण्य होगा। वह स्त्री बोली, बेटा मैं तुम्हें जानती नहीं, अपना परिचय दो, मैं अवश्य पानी पिला दूंगी। कालिदास ने कहा, मैं पथिक हूँ, कृपया पानी पिला दें। स्त्री बोली, तुम पथिक कैसे हो सकते हैं? पथिक तो केवल दो ही हैं, सूर्य और चंद्रमा, जो कभी रुकते नहीं, हमेशा चलते रहते हैं। तुम इनमें से कौन हो, सत्य बताओ। कालिदास जी ने कहा, मैं मेहमान हूँ, कृपया पानी पिला दीजिए। स्त्री बोली, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? संसार में मेहमान तो दो ही हैं, पहला धन और दूसरा यौवन। इन्हें जाने में समय नहीं लगता, सत्य बताओ तुम कौन हो। अब तक के सारे तर्क से पराजित हो चुके कालिदास जी हताश हो चुके थे। तब कालिदास जी बोले, मैं सहनशील हूँ, अब आप पानी पिला दें। तो स्त्री ने कहा, सहनशील तो दो ही हैं, पहली धरती माँ, जो पापी पुण्यात्मा सबका बोझ सहती है, उसकी छाती चीरकर बीज बो देने से भी अनाज के भंडार देती है। दूसरे पेड़ जिनको पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं हो, सच बताओ तुम कौन हो। कालिदास लगभग मूर्छा की स्थिति में आ गए और तर्क वितर्क से झल्लाकर बोले। कालिदास बोले, मैं हठी हूँ। स्त्री बोली, फिर असत्य, हठी तो दो ही हैं, पहला नाखून और दूसरा केस। इनको जितना भी काटो बार बार निकल आते हैं। सत्य कहें ब्राह्मण, आप कौन हैं? पूरी तरह अपमानित और पराजित हो चुके थे कालिदास। तो उन्होंने कहा, फिर तो मैं मूर्ख ही हूँ। स्त्री ने कहा, नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख तो दो ही हैं, पहले राजा जो बिना योग्यता के सब पर शासन करता है, और दूसरा दरबारी पंडित जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात कर पर भी तर्क करके उसे सही सिद्ध करने की चेष्टा करता है। कुछ न बोल सकने की स्थिति में कालिदास वृद्धा के पैर में गिर पड़े और पानी की याचना में गिड़गिड़ाने लगे। वृद्धा ने कहा, उठो बस। आवाज सुनकर कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात माता सरस्वती वहां खड़ी थी। कालिदास पुनः नतमस्तक हो गए। माता ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, न कि अहंकार। तूने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया और अहंकार पर बैठे। इसलिए मुझे तुम्हारी आंखें खोलने के लिए ये स्वांग रचना पड़ा। कालिदास को अपनी गलती समझ में आ गई और भरपेट पानी पीकर वह आगे चल पड़े। शिक्षा, विद्वता पर कभी घमंड न करे, यही घमंड विद्वता को नष्ट कर देता है। संसार में दो ही चीजें कभी व्यर्थ नहीं, दो चीज़ों को कभी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। एक अन्न के कण को और दूसरा आनंद के क्षण को। दो चीज़ों को कभी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, एक अन्न के कण को और दूसरा आनंद के क्षण को। जय माँ सरस्वती जी की सदा जय हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी दो प्रेरक प्रसंग और मोटिवेशनल स्टोरी। इसके माध्यम से हमने काफ़ी कुछ सीखा कि माँ सरस्वती जी को कैसे महाकवि कालिदास जी का अभिमान तोड़ने के लिए स्वयं आना पड़ा और उन्हें वह शिक्षा देनी पड़ी। तो दोस्तों, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरक प्रसंग और मोटिवेशनल स्टोरी सुनने को मिले, जिससे सभी को कुछ न कुछ शिक्षा मिलती रहे। सत श्री अकाल। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय भारत, नमस्कार।